अभी हमको लगता है ना कि हमारे विचार अलग अलग हैं, हमारा जीना अलग अलग है, क्योंकि समझ का स्तर अलग अलग है ना। आपका है, हाँ, साइन आप कर लो अपना, फिर हम लोग कर लेंगे। हम सब में जो वैविध्यता है वो हमारे समझ के लेवल पर है ना। तो मानव संस्कारानुसंगी है। जैसे हम सब दिखने में एक जैसे हैं, है ना। मानव दिखने में हम मानव हैं, लेकिन हमारे में भिन्नता क्यों दिखाई दे रही है ना। समझ अलग अलग है, चेतना का स्तर अलग अलग है। तो मानव संस्कारानुसंगी है ना। जैसे जानवर वंशानुसंगी है। गाय का बच्चा गाय जैसा दिखता भी है और वैसा ही आचरण भी करता है। तो वंश के अनुरूप आचरण है वहाँ, है ना। जैसा वंश है वैसा ही आचरण है। मानव वंशानुसंगी नहीं है ना। मानव की संतान मानव ही दिखेगी, लेकिन समझ में फर्क दिखेगा, क्योंकि हम लोग संस्कारानुसंगी हैं, है ना। संस्कार का मतलब होता है समझ, ठीक है ना। मतलब अभी तक यही बात है, हर चीज में हमको लगता है सबके हमारे संस्कार भी क्यों देखने की दृष्टि भी अलग अलग है ना। किसी परिवार में किसी बात को संस्कार बोलते हैं, तो किसी परिवार में किसी बात को संस्कार बोलते हैं। कई बार हाथ जोड़ना, पैर छूना, पूजा करना, इसको हम संस्कार बोल देते हैं, है ना। कोई वेजिटेरियन है तो सोचता है कि हम शाकाहारी हैं, है ना। कोई तो अभी हम खान पान और ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, इसके आधार पे हम संस्कार की बात करते हैं, जबकि संस्कार का इनसे कोई लेना देना नहीं है ना। संस्कार एक समझ है। तो मानव संस्कारानुसंगी है। आप में जो स्तर है चेतना का, आप उसी के अनुरूप जीते हो, है ना। और जब तक हम पूर्ण नहीं हो जाते तब तक हमारी जिज्ञासाएं बनी रहती है। अभी भी हम कितने भी बड़े हो जाए, हमको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है, अरे ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि मेरी चेतना अपने आप को और विकसित करने के लिए तैयार है। उसी को जिज्ञासा बोल रहे हैं, है ना। तो हम जहाँ तक भी हम पहुँचे होते हैं, हम भी पूर्णता की ओर ही गतित हैं। जरूरी नहीं है कि कोई वर्कशॉप करके, कोई शिविर करके, कोई पूजा करके। हर मानव संतान हर समय जानने की इच्छा के साथ है ना। उसका जो स्तर होता है वैसा वो आगे जानना चाहता है। तो चेतना का विकास का मतलब है जब हम पूर्णता को पा लेंगे तब तक हमारी चेतना जिज्ञासु होगी और जानने की प्रक्रिया शुरू होगी और हमारी ये यात्रा शुरू होगी। तो पूर्णता तक चेतना का विकास है। तो क्या पूर्णता है चेतना के विकास की? चेतना के विकास की क्या पूर्णता है? हाँ, तो आचरण क्या होगा? हाँ, है ना। एक है जीव चेतना, उससे विकसित हुई तो मानव चेतना, उससे विकसित हुई तो, और उससे विकसित हुई तो दिव्य चेतना, है ना। मतलब प्रत्येक मानव चेतना का विकास करके दिव्यता को पा सकता है, इतनी उसमें क्षमता है। ये जो जीवन क्रियाएं है ना, ये उसकी क्षमता है और ये सब में समान है। ऐसा नहीं है कि मेरे में जीवन क्रिया कम है, आप में ज़्यादा है, या छोटे बच्चे में कम है, बड़े में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। जीवन रूप में हम सब समान है ना। मतलब आप अपन जो बात की, एक छोटे से बच्चे को भी पता है सही गलत क्या है, सही व्यवहार क्या है ना। बड़े को भी पता है,
हम भी वही चाहते हैं, बच्चा भी वही चाहता है, बूढ़ा भी वही चाहता है, पढ़ा लिखा भी वही चाहता है, अनपढ़ भी वही चाहता है, सुंदर भी वही चाहता है, कुरूप भी वही चाहता है, गांव का भी वही चाहता है, शहर का भी वही चाहता है। तो हम सब मानव रूप में दिखने में, पढ़ने लिखने में, बोलने में, भाषा में, जाति में अलग अलग है अभी के हिसाब से। वैसे तो मानव जाति एक है ना, लेकिन हमारे जो ये वैविध्यताएं हैं, इसमें अगर हम एक रूपता किस चीज में है तो जीवन रूप में। जीवन रूप में हम सब समान हैं और हमारे पास अक्षय शक्ति, अक्षय बल है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता। आप कितना भी सोचो, सोचने की क्रिया बंद होती है क्या? है ना? कल्पनाशीलता कहीं रुकती है क्या? विचार नहीं रुकते, कल्पनाशील, क्योंकि ये निरंतर होने वाली क्रियाएं हैं, है ना? तो जब तक हम अपनी पूर्णता को नहीं पालेंगे, है ना, पूर्ण अनुभव नहीं हो जाएगा। अनुभव मतलब सब कुछ को जान लेना, तब तक हम लगे ही रहेंगे। तो जीव चेतना में जीना जो इंद्रिय सुख के लिए हो रहा है, शरीर सुख के लिए हो रहा है, अभी मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे जन्म लेने का पर्पस क्या है। तो हम भी जानवर जैसे ही, है ना, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, 4 विषय हैं जानवर के, है ना, उसी में मानव भी लगा हुआ है। तो जानवर के लिए वो 4 विषय पर्याप्त है, मानव के लिए पर्याप्त है क्या? उसके बाद भी शेष है ही कुछ, है ना? तो जीव चेतना में जब हम जीते हैं तो बस इंद्रिय सुख, शरीर सुख, सुविधा सुख, इसी में रह जाते हैं। यहां से मानव पद शुरू होता है जब हम मानव के साथ जीते हैं, क्योंकि मानव की कमाई मानव से कम में हो नहीं सकती। अगर मैं रिश्तों को नहीं कमाई तो मैं क्या कमाई, है ना? आप कितना ही पैसा कमा लो, वो मानव से कम ही होगा। तो मानव होना मतलब जब तक मैं मानव की कमाई नहीं की तब तक मेरे मानव होने का कोई प्रमाण नहीं है। और वो तभी होगा जब मेरा व्यवहार न्यायप्रद होगा। हम मानव की कमाई तभी कर पाएंगे, इससे कम में मानव की कमाई नहीं होगी, है ना? तो इस प्रकार से जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण, मानव चेतना से देव में, देव से दिव्य में। तो मानव पद मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है ना? तो मानव का जो आचरण है वो धीरता, वीरता, उदारता। देव मानव का जो आचरण है वो है दया, कृपा। दया कृपा इसमें जुड़ गया। और दिव्य का है करुणा। ये हमारी डेस्टिनी है ना? मानव पद में है धीरता, वीरता, उदारता। इससे और आगे बढ़ेंगे तो दया कृपा भी आएगी, और आगे बढ़ेंगे तो करुणा, है ना? तो अगर हमारे मूल्य ऐसे होते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सत्य असत्य तक जो जीना होता है वो इन भावों के साथ होता है ना? ये हमारी चेतना का विकास है। और हर मानव हर शरीर यात्रा में जो जन्म लेने का पर्पस है वो एकमात्र यही है कि कैसे मैं अपनी पूर्णता को पालूं, है ना? तो जीवन अस्तित्व में बना ही रहता है माँ के गर्भ में, है ना? मतलब माता पिता के मिलन से माँ के गर्भ में 4.5 महीने में वो जीवन अपने साथ, अपने शरीर के साथ अपने संबंध को पहचानता है। जीवन बना ही हुआ है शरीर अस्तित्व में, है ना? तो माता पिता जीवन को नहीं बनाते हैं, जीवन तो है। माता पिता के शरीर से क्या बनता है? शरीर बनता है ना? और 4.5 महीने के बाद माँ को बच्चे के हिलने डुलने का पता चलता है, क्योंकि जीवन जैसे ही शरीर के साथ अपने अस्तित्व को पहचानता है, हलचल शुरू हो जाती है, जीवंतता आ जाती है शरीर में, है ना?
तो जीवन शरीर के साथ संबंध को पहचानता है सुख के लिए, है ना, सुख के ही लिए वो, कि अब मैं और जानूंगा सब चीजों को तो सुखी होऊंगा। तो सुख के अर्थ में ही संबंध की पहचान है। और फिर जन्म लेना, और फिर उसके बाद वही है, अगर अभिभावक और अध्यापक सब खुद नासमझ है तो बच्चे को कहीं ना कहीं यहीं पर, है ना, उसके अपने लक्ष्य तक ले जा नहीं पाते, क्योंकि हमको भी नहीं पता है, तो हम उसको वहीं 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 शरीर और शरीर के उसमें ही डाल देते हैं। तो अब अभिभावक और अध्यापक की जिम्मेदारी है कि हम मानव को उसके लक्ष्य तक पहुंचाएं, और उसके लिए जरूरी है कि मुझे मेरा लक्ष्य पता हो, है ना। अगर हमें पता होगा तो हम पहुंचा ही लेंगे। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं ये सारी चीज़ों को, तो जाके चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूरी होती है। ऐसी मूल्य शिक्षा जो चेतना का विकास करे, है ना। अगर चेतना विकसित नहीं हो रही है, मतलब वो मूल्य शिक्षा भी खाली अच्छा अच्छा बोलना ही है, अच्छी अच्छी कहानियां ही हैं बस, है ना, उससे नहीं होगा। तो मानव के आचरण को आपको सिलेबस में डालना पड़ेगा, है ना। मानव के आचरण को हमको जीना होगा, तब जाके बच्चे के अंदर वो चीज जाएगी। तो ये जो मूल्य है, इनके बारे में एक मैं बस, कितने मूल्य हैं जिन पर हमारी बात होती है 7 दिन के शिविर में, और ये सारी, तो उन मूल्यों के नाम बस लिख देती हूँ मैं, है ना। सबके डिटेल में तो अभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, कि जैसे हम बोल रहे हैं कि जीवन में इतनी क्रियाएं होती है, तो हमको पता रहेगा कि अच्छा मेरे ये मन है, ये विचार है, तो इतनी क्रियाएं हैं, तो जो जीवन मूल्य है वो 4 है। जीवन मूल्य 4 है ना। मन और वृत्ति के बीच में अगर तालमेल होता है तब हम सुखी होते हैं। वृत्ति और चित्त के बीच में तालमेल होता है तो शांति। मतलब सारा खेल ना तालमेल का है, संतोष, आनंद। सुख, शांति, संतोष, आनंद जीवन में है ना। तो यदि मेरा मन मेरे वृत्ति विचारों में समर्पित होता है, विचार चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, मतलब मन यदि आत्मानुगामी है, मतलब मेरा मन उन चीजों का आस्वादन चयन कर रहा है जो मेरे को मेरी आत्मा तक लेके जाएगा, तब तो सुख शांति है। अगर वो शरीर की तरफ जाएगा तो सुख की जगह दुख है, शांति की जगह अशांति है, संतोष की जगह असंतोष है। आप कितना ही पैसा कमा लो पर आपको लगेगा कम है, कम है, कम है, क्योंकि सुख उससे मिल नहीं रहा है ना। तो शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव है ना। मैं कैसे अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को, अपने शरीर को, है ना, अपने आत्मानुगामी ले जाऊं, उसके लिए मेरे को प्रयास करना है। उसी के लिए ये प्रयास है। जैसे जैसे हम अपने चेतना को विकास करेंगे वैसे वैसे हम अनुभव तक जाएंगे, है ना। अभी कहते हैं मन चंचल है ना, बोलते हैं ना मन चंचल है, मन नहीं मानता है, ये ले लो तो बोलता है ये चाहिए, ये ले लो तो बोलता है ये चाहिए। तो क्यों है मन चंचल? क्यों नहीं हो रहे?
हाँ, है ना, देखो मतलब कई बार ना हम लोग कुछ इंडिकेशन को अपने अपने तरीके से देख लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहे शरीर का पर्पस देखो या मन का पर्पस देखो या विचारों का पर्पस देखो, हमको इंडिकेशन मिल रहा होता है ना। आप शरीर के साथ अति करते हो, आपका शरीर आपको इंडिकेट करता है ना। मन का जो पर्पस है वो आत्मा अनुभव करने का है ना। और हम उसको बाहर की वस्तुओं का अनुभव वो करा रहे हैं, आस्वादन। तो जब तक उसको उसके पर्पस के लिए हम नहीं मोड़ेंगे तब तक वो चंचल रहेगा। तो वो चंचल नहीं, वो आपको बार बार इंडिकेट कर रहा है कि मेरे को ये नहीं चाहिए। हर इकाई, हर चीज अपने पर्पस के लिए क्रियाशील है। अगर उसके विपरीत कुछ भी होता है तो आपको इंडिकेशन मिलता रहता है कि नहीं, ये दिशा ठीक नहीं है। जैसे शरीर में बुखार का आना, ये क्या है? इंडिकेशन है जो आपको कह रहा है कि कुछ ठीक करो, है ना, कहीं अव्यवस्था है। तो वैसे ही मन का चंचल होना आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं इनसे नहीं भरूंगा, है ना। मेरे को मतलब हर इकाई अपने पर्पस के लिए जब लगेगी तो फुलफिल होगी। तो मन को वृत्ति में लगाना, वृत्ति को चित्त में लगाना, चित्त को बोध के लिए लगाना, अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ये क्रियाएं फुलफिल होंगी और हम बोलेंगे कि हमारा जीवन भर गया। और ये समझ से भरेगा, ये वस्तु से नहीं भरेगा, है ना। तो शरीर हमारा साधन है क्योंकि हम देख कर समझते हैं, सुनकर समझते हैं। तो अगर मेरे को पूरी दुनिया को, सब कुछ को समझना है तो उसके लिए शरीर एक माध्यम है ना। तो जितना हम समझते जाएंगे उतना हमारा ये वाला भाग फुलफिल होता जाएगा। तब हम कह पाएंगे मेरा मन भर गया, है ना, मेरे अंदर शांति है। तो विचारों का पर्पस है कि कैसे हम सही दिशा में जाए, विचारों को सही दिशा देना, है ना। अगर विचारों में शिकायतें हैं, अगर विचारों में विरोध है, अगर विचारों में कॉन्फ्लिक्ट है ना, अगर विचारों में भ्रम है, तो शांति हो ही नहीं सकती। कोई दूसरा आपको दुखी नहीं कर रहा है, हमारे विचार को जो दिशा नहीं मिल रही है वो दुखी कर रहे हैं, है ना। विचारों को अगर दिशा मिल जाएगी तो आप 24 घंटे शांति में हो। अगर आपके सामने समस्या भी है तो आप उसके सॉल्यूशन को सोच रहे हो, है ना। तो सॉल्यूशन को सोचना ही आपको शांति दे देता है। तो बाहर नहीं है, वो मेरे विचारों में है और उसको पूरा करती हूं तो संतोष है। अनंत इच्छाओं को पूरा करने जाते हैं, पूरी होती नहीं है तो असंतोष होना स्वाभाविक है। तो अगर मेरे को पता चलता है कि मेरा शरीर है सीमित, उसकी ज़रूरतें भी सीमित है, तो हम उसको पूरा कर ही पाते हैं, है ना। और अगर मेरे को लगता है मेरे जीवन को व्यवहार प्रधान है, हम व्यवहार करने जाते हैं, वो इच्छा पूरी होती है तो संतोष है ना। तो ये जो सारी हमारी जीवन क्रियाएं हैं, इनका एक पर्पस है और हर क्रिया अपने पर्पस के साथ काम करेगी तो वो पूर्णता की ओर जाएगी, और नहीं तो निश्चित माने हम समस्या की ओर जाएंगे। तो समस्या कुछ और नहीं, एक इंडिकेशन है। दुख कुछ और नहीं, एक इंडिकेशन है। विरोध कुछ और नहीं, एक इंडिकेशन है जो आपको बार बार ठोक ठोक कर रही है कि अपनी दिशा बदल लो, है ना। तो न दुख को रोने की जरूरत है, न समस्या को गाने की जरूरत है। हमको ये समझने की जरूरत है कि कुछ मिसिंग है, रास्ता भटक गए हैं, हमको ठीक होने की जरूरत है। तो सब चीज को इंडिकेशन के रूप में लिया जाए, है ना। तो प्रकृति हमको बार बार, है ना, चाहे बाहर की वस्तुओं को देखो, चाहे जीवन में देखो, चाहे शरीर में,
कभी भी हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाते हैं तो हमको इंडिकेशन मिल रहे हैं, हमको उनको पहचानना है। कोई किस्मत में ऐसा लिखा है, भाग्य में ऐसा लिखा है, उसके बोलने से ऐसा हो जाएगा, ये करने से ऐसा हो जाएगा, है ना। ये खाली अपने आप को बहलाने की बात है, खाली अपने आप को बहलाने की बात है ना। जो करना है हमको खुद को करना होगा। तो अगर अपन ऐसा कर पाते हैं तो चेतना का विकास निश्चित है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। है ना, क्या लग रहा है? थोड़ा डेप्थ में चले गए हम, पर जरूरी है ना। हम मूल्य शिक्षा तभी दे पाएंगे जब हमको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। अगर हमको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप एबीसी भी तो नहीं दे पाते हो। हम कब दे पाते हैं? जब हमको उसका पर्पस पता होता है। हमको पता होता है कि नर्सरी में आ ई सिखा रहे हैं तो ये पूरा नहीं है, इससे शब्द बनेंगे। फिर हम क्लास 1 में शब्द सिखाते हैं, हमको पता होता है कि ये पूरा नहीं है, इससे वाक्य बनेंगे, है ना। इससे ये बनेगा, फिर उससे अर्थ संप्रेषित होगा। ये हमको पता होता है, तब हमारे लिए आ ई का महत्व है। अगर मेरे को ये पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है तो हम आ ई नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि जब आप आ बोलते हो ना तो कोई वस्तु इंगित नहीं होती है। आप जब आ पढ़ाते हो, है ना, वो तो बच्चे की महानता है कि वो पढ़ लेता है। आ बोलने से आप क्या दिखाते हो? कुछ नहीं दिखाते हैं जब तक हम अनार नहीं बोलते हैं। शब्द बोले बिना आप अक्षर की कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब आप आ पढ़ाते हो ना तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो कोई वास्तविकता नहीं है ना। फिर जब अनार बोलते हो तो बच्चे को अनार दिखता है, तब समझ में आता है अच्छा इसमें ये आ लगा हुआ है। तो वैसे ही मूल्य शिक्षा हम तभी पढ़ा पाएंगे जब हमारे अंदर चित्रण होगा कि बच्चे की चेतना विकास हो रहा है कि नहीं। अगर चेतना विकास हो रहा है ये नहीं पता होगा तो हम अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानी बता ही रहे हैं इतने टाइम से, है ना। तो समाज का, परिवार का ये हाल नहीं होता, इसका मतलब है वो काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो हमको ना ये सारी बात अगर समझ में आती है तो ये 4 जीवन मूल्य हैं, 3 मानव मूल्य हैं, 2 देव मानव मूल्य, 1 दिव्य मानव मूल्य। ठीक है। अब जब हम संबंध की बात करेंगे, एक तो ये तो हो गई मानव की बात। जब मानव मानव संबंध के साथ हम जीने जाते हैं, है ना, तो हम 9 मूल्यों के साथ जीते हैं। तो उनका मैं नाम लिख देती हूँ, उसके लिए हमको अलग से क्लास करनी पड़ेगी, है ना। उतना डिटेल हम अभी नहीं कर पाएंगे। कोई भी संबंध की शुरुआत कैसे होती है? संबंध कैसे बनते हैं? हाँ, मिलते हैं तो क्या अपेक्षा रहती है? और जब आप किसी से मिलते हो तो आपकी अपेक्षा क्या रहती है? अच्छे से बिहेव करे। उससे क्या मिलता है अच्छे से बिहेव करने से? है ना। तो संबंध की जो परिभाषा है, सुखपूर्वक जीने के लिए किया गया अनुबंध। आपको लगता है कि इनसे मेरे को सुख मिलेगा, है ना, तो आप एक अनुबंध करते हो। तो अनुबंध जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? बॉन्ड एक तरफा होता है कि 2 तरफा? है ना।
मतलब हमारी भी आपसे वही अपेक्षा है, आपकी भी हमारे से वही अपेक्षा है। तो जब दो मानव के बीच में ये अनुबंध होता है ना, तो अनुबंध किसका होता है? सुख का, कि मेरे को सुख मिलेगा, है ना। जब तक सुख मिलता है अनुबंध चलता है। सुविधा मिलने से अनुबंध चलता है क्या? बहुत सुविधाएं हैं, पर सुख का अनुबंध टूटा, संबंध छूटा। सुख की अपेक्षा है, सुख जब तक मिलता है अनुबंध दिखाई देता है, और सुख का तार छूटता है तो संबंध भी छूटता है ना। तो ये जो मानव के बीच में जो सुख है, तो ये सुख जो मिलता है वो कौन कौन से मूल्य हैं उसमें, उसकी बात है ना। कि मेरे को आपसे और आपको मेरे से, हम एक दूसरे को खुश कर पाते हैं या सुखी होते हैं, उसमें सबसे पहले आधार मूल्य है विश्वास। विश्वास के बिना कोई भी संबंध की शुरुआत भी नहीं होती है ना। दूसरा मूल्य है सम्मान। तीसरा मूल्य है स्नेह, ममता, वात्सल्य, गौरव, श्रद्धा, कृतज्ञता, प्रेम। मानव के बीच अगर कोई अनुबंध है तो इन भावों का है ना। ये भाव है, ये मूल्य है। हाँ बेटा, हाँ वही जैसे अपन लोग इसमें बात कर रहे थे ना कि मन और विचार एक है क्या, मन और इच्छा एक है क्या, है ना। तो वैसे ही जब हम उनकी उसको देखेंगे ना कि कब कौन से संबंध में कैसे प्रकाशित होता है, तब हमको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। जब हम भाव बोल रहे हैं तो वैसे हमको लगेगा सब तो एक जैसे हैं, लेकिन जब हम देखेंगे ना कि कौन से संबंध में वो कैसे प्रकाशित होता है, तो हम अलग अलग इंगित भी कर पाएंगे। हाँ है ना। तो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, गौरव, श्रद्धा, कृतज्ञता, प्रेम, ये भाव है। और इसी को अपेक्षा बोलते हैं। अब पहले दिन जो क्लास शुरू किए थे उसको यदि अपन वाइंड अप करने जाएं, तो सबसे पहले हम बात किए थे कि मूल्य मतलब क्या। मूल्य मतलब क्या? कोई भी चीज की उपयोगिता, है ना। उपयोगिता मतलब मूल्य, वही उस वस्तु का भाव है। उसकी उपयोगिता ही उस वस्तु का भाव है, वही उसका प्रयोजन भी है। प्रकृति में हर वस्तु का एक प्रयोजन है, तो वही उसका प्रयोजन है, वही उसका भाव है, वही उसका मूल्य है, और वही उसकी उपयोगिता है ना। जैसे पानी, प्यास बुझाना ही उसका मूल्य है, प्यास बुझाना ही उसकी उपयोगिता है, प्यास बुझाना ही उसका पर्पस है ना। और वही उसकी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। मानव की भी प्यास बुझाता है, जानवर की भी प्यास बुझाता है, पेड़ पौधे की भी, धरती की भी, है ना।
तो ऐसे ही हर वस्तु का यदि भाव हमको पकड़ में आता है तो हम मूल्य शिक्षा दे पाते हैं, है ना। लेकिन अभी कीमत और मूल्य में हम कहीं खुद भी कंफ्यूज होते हैं, है ना। मतलब अभी हम कीमत और मूल्य में कंफ्यूज होते हैं। हमको लगता है महंगी है तो ज्यादा मूल्यवान होगी, कोई चीज महंगी है तो ज्यादा मूल्यवान होगी, जो सुंदर दिख रही है वो ज्यादा मूल्यवान होगी। होता है कि नहीं ऐसा? जो अपन बात किए थे कि हम जाते हैं लेने तो जो सुंदर दिख रही है वो चीज लेके आते हैं, जो महंगी है हमको लगता है मैं अपने बच्चे को महंगा फल खिलाऊं। ऐसा हो रहा है कि नहीं, है ना। हमको लगता है मैं अपने बच्चे को महंगा फल खिलाऊं, मैं अपने बच्चे को महंगी सब्जी खिलाऊं, है ना, और जो सुंदर दिख रही है वो खिलाऊं। तो वो कीमत ज्यादा है लेकिन मूल्यवान है कि नहीं ये हमको समझना पड़ेगा। तो किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता है ना। तो जैसे आलू की कीमत अलग है, मूल्य अलग है, कैसे बताओगे? हाँ, तो उसकी उपयोगिता क्या है? पोषण, है ना। अगर पोषण दे रहा है तो ये उसकी उपयोगिता है। तो आलू पोषण पहले भी देता था, आज भी देगा, आगे भी देगा। कीमत एक जैसी रहती है क्या? कीमत बदलती रहती है ना। तो भाव कभी भी बदलते नहीं है, मूल्य कभी नहीं बदलता है, मूल्य निरंतर बना रहता है ना। तो प्रकृति में जो भी चीज है वो निरंतर है, तो मूल्य कभी नहीं बदलता है, भाव नहीं बदलते हैं। तो यदि हम इन मूल्यों को पा जाएंगे तो ये बदलेंगे नहीं, ये निरंतर है। फिर जब तक नहीं समझ रहे हैं तब तक मेरा स्वत्व नहीं बन रहा है। एक बार समझ में आने के बाद फिर इनका ह्रास नहीं है, ये हमारी कमाई है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि हमने कमाया, हम क्या लेके जाएंगे? तो जो भाव है वही हमारे साथ जाएंगे। तो इन मूल्यों को यदि हम समझ जाते हैं तो संबंधों में जीना आता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रकृति का जो मूल्य है वो है उपयोगिता। ये तो मानव मूल्य से संबंधित बात है। अब शेष प्रकृति का जो मूल्य है, अभी तक हम लोग मानव की बात कर रहे थे, अब शेष प्रकृति में दो मूल्य हैं, एक उपयोगिता और एक कला। उपयोगिता मतलब शेष प्रकृति में जितनी भी इकाई है उसकी क्या चीज समझनी है हमको, है ना। उनकी उपयोगिता को हमको समझना है। अगर उनकी उपयोगिता को समझते हैं तो उसका संवर्धन करेंगे, नहीं समझते हैं तो नहीं समझते हैं तो क्या कर रहे हैं? अगर मेरी दृष्टि सुविधा संग्रह की है तो हम प्रकृति की वस्तुओं का क्या करेंगे? दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, संग्रह करेंगे, है ना। उपयोगिता समझ में आती है तो संवर्धन करते हैं, उपयोगिता नहीं समझ में आती है तो वेस्ट करते हैं। सीधी सी बात है, हमारे घर में कोई चीज होती है उपयोगी नहीं है तो डस्टबिन में डालते ही है ना, और उपयोगी होती है तो प्रकृति की हर एक इकाई, हर एक वस्तु उपयोगी है
ये अगर हमको समझ आता है तो हम बच्चों को समझा पाएंगे, है ना? तो प्रकृति का संवर्धन होगा। और कला मूल्य, देखो मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि ये वृहद विषय है, 7 दिन का शिविर में पूरा होता है। क्योंकि हमारे पास समय जितनी थी उसमें मैं बस आप लोग को एक ग्लिम्स दे रही हूँ कि मूल्यों पर इतनी चर्चा होती है। फिर कभी हमारा सहयोग बैठेगा तो हम इसको डिटेल में करेंगे, एक एक मूल्य को, है ना? तो कला मूल्य मतलब, कला मूल्य किसको बोलते हैं? अभी तो पूरी दुनिया क्रिएटिविटी में लगी हुई है। कला, कला किसको बोलेंगे? कला मूल्य, बहुत बढ़िया, बहुत करीब हो आप, बहुत करीब हो। अपनी क्रिएटिविटी से उसकी उपयोगिता को बढ़ा देना, है ना? मतलब किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देना, ये कला मूल्य है। जैसे आपने घर बनाया, अब आप उसमें जो पेंट कर रहे हो ये सब आप क्यों कर रहे हो? सुंदरता के लिए। वही, अब हम सुंदरता के लिए करने लग गए तो कुछ भी हो ही रहा, उसका जीवन काल बढ़ जाता है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है ना? तो कला मूल्य वो है जो वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देता है ना? मतलब जैसे गेहूं उपयोगी है, गेहूं उपयोगी है, पर गेहूं खा सकते हैं क्या हम? गेहूं पचेगा हमको? हमने क्या किया? अपनी कला लगाई, गेहूं से 10 चीज बना दिए, तो उसकी क्या हो गई? उपयोगिता बढ़ गई, पाचक हो गया वो, है ना? तो हमारी क्रिएटिविटी से उपयोगिता को बढ़ा देना, ये कला मूल्य है। अब आप एक बार आज की उसमें नजर डाल के देखो कि अभी हम कला किसको बोल रहे हैं? अभी हम कला किसको बोल रहे हैं? हाँ नहीं, ये तो बात हुई, पर अभी मैं पूछ रही हूँ शेष प्रकृति के साथ अभी हम कला मूल्य के नाम पे क्या कर रहे हैं? उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं क्या? कागज की जितनी भी एक्टिविटी आप बच्चों को सिखा रहे हो उपयोगी है कि वेस्ट होती है? तो इसकी लिंक देखो, क्या वेस्ट हो रहा है? पेपर तो पैसे से आ गए, पैसा अभिभावक दे के, सरकार दे के, हम दे, है ना? पर दोहन किसका हो रहा है? तो अभी हमारी नहीं, सब पूरे आप देखना, चाहे शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कहीं भी, इतनी कलाएं बढ़ गई है और सारी की सारी कलाएं धरती का दोहन कर रही है। एक भी कला उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये उपयोगिता को बढ़ाने वाली है। जितना भी डेकोरेशन है, जितना भी हम सजा रहे हैं चीजों को, चाहे हम खाने की वैरायटी बढ़ा रहे हैं, पर उपयोगिता को बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि वो खाना पोषक नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा सोच पाए कि अभी क्या हो रहा है, इन पूरे मूल्यों में तो काम नहीं कर पा रहे हैं, धरती के साथ एक कला मूल्य में काम हो रहा है, वो भी उल्टा। आज हम सब क्रिएटिविटी में लगे हैं ना, हमको लगता है बच्चे को ये बना के सिखा दो, ये पढ़ा के सिखा दो, क्लास को सजा दो, ये कर दो, कर रहे हैं ना। पर हर चीज को सोचना पड़ेगा कि हमको बच्चे को सिखाना क्या है। कोई उपयोगी वस्तु सिखाना है या ये दोहन सिखाना है ना?
आप देखना बच्चे घर घर में लेते हैं पेपर फाड़ते हैं, लेते हैं पेपर फाड़ते हैं, मतलब कॉमन हो गया है उनके लिए। और वो वस्तु काम नहीं आती है, वो डस्टबिन में ही जाती है। कोई माएँ भी संभाल के नहीं रखती है, ना कोई विद्यालय संभाल के रखता है, उन चीज़ों को रख ही नहीं सकता है ना। तो सच में हम सबको, क्योंकि हम शिक्षक हैं, कितनी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है यदि हमको संबंधों को संभालना है और धरती को बचाना है तो, है ना। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम समझ पाते हैं तो ये जितने भी बिंदु हैं उसको हम कवर कर लेंगे, कुछ भी अलग नहीं है ना। और जितनी भी समस्या है आज उसको भी हम पार पा जाएंगे। तो ये भी मान के चलें कि बच्चा आपके व्यवहार से ही खुश होगा, है ना। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत सारे खिलौने से खुश होगा, है ना, बहुत सारी क्रिएटिविटी कराने से खुश हो जाएगा। आप बात करके देखो, वो ज्ञानावस्था की इकाई है। अगर उसकी जिज्ञासा के अनुरूप बातचीत होगी, अगर उसकी जिज्ञासा के अनुरूप, है ना, उसके तर्क को बताया जाएगा, और यदि न्यायपूर्वक सम्मानपूर्वक अगर उसके साथ बातचीत की जाएगी, उसको नहीं चाहिए कुछ, उसको तो मानव चाहिए। हम भी देखें तो अपने आप में ऐसा ही पाते हैं कि कोई मेरे साथ बात करने वाला होना चाहिए, है ना। कोई कुछ मेरे को समझा दे, कुछ मेरा समझ ले। फिर हमको कहाँ जरूरत पड़ती है? जब ये नहीं मिलता है तब हमको लग्जरी चाहिए। अगर ये मिलता रहता है तो आप जहाँ जाते हो या अपने घर में जैसा बना होता है खिला दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एसी हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मानव मानव के साथ रहकर तृप्त हो सकता है ये बात, है ना। बताओ कुछ बात है, क्या लगा। एक मिनट वो माइक ले लो दीदी आप, ताकि आप लोग की शेयरिंग सबको सुनाई दे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैम, जैसे कि मैं अभी अनुभव कर रही थी लाइफ बिफोर 25 ईयर्स अगो, मतलब सब लोग मानव मानव के साथ रहते थे, साथ में उठते बैठते, जॉइंट फैमिली होती थी, सब बात करते थे, एक दूसरे से सुख दुख शेयर करते थे। गर्मी हो तो छतों पे एक साथ सोते थे, मस्ती मजाक करते थे, हर मौसम का अपना आनंद लेते थे, जबकि वो सुख सुविधाएं नहीं थी। फिर भी एक वो खुशी थी जो आज कहीं ना कहीं मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेरी लाइफ में वो कमी है। सुख सुविधा हर कुछ है घर में, लेकिन परिवार नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिलीज नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में हम रहते हैं। उसके बाद फिर जब मतलब जॉइंट फैमिली में रहती थी शादी के बाद, तब अच्छा था, लेकिन बाद में कुछ सिचुएशंस आई, देवर की शादी हुई, तो अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। लेकिन फील करते हैं कि वाकई में जब बहुत सारे लोग थे तो परिवार में खुशी थी, और आज कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है। मेरे बच्चे भी जब दादी आती है रहने तो बहुत खुश होते हैं एक कम्युनिकेशन से, जबकि चाहे उनको कितनी भी लग्जरीज दो, कितनी भी टॉयज़ दो, वो थोड़ी देर के बाद फिर बोलते हैं मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, दादी को बुलाओ। तो वो अब मैं फील कर पा रही हूँ कि वाकई में मैन टू मैन कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, और वही का सुख है इस दुनिया का। बहुत बढ़िया, बताइए, है ना। एक छोटा सा अपन अब शेयरिंग का शुरू कर ही सकते हैं, है ना। उसके पहले मैं करीब वन्ना मैम नमस्ते, खूब अच्छा लगा आप आए तो, है ना। संकेत भैया जी, भाभी जी, सबको, मतलब करीब करीब हमारा एक समापन की ओर है। हालांकि ये समाप्त तो हो नहीं सकता इतना जल्दी, है ना, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैं हर दिन बोल रही हूँ कि हमारे नोडल को अगर हम लोग, है ना, आपस में मिल के इसको बढ़िया से आगे लेके जाएंगे तो खूब एक अच्छा वो दिखा पाएंगे, एक छोटी जगह पे कुछ रिजल्ट दिखा पाएंगे, है ना। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का जितना भी, जिस पर जितना हम लोग काम कर पाए, तो वाकई में अगर इसको हम समझते हैं ना, तो सारी समस्याएं एक तरफ, समाधान बस ये है, और पार पा जाएंगे, है ना। बहुत अच्छे से अपन कर सकते हैं इन चीज़ों को।
तो इस पूरे 5 दिन में जो भी आप लोग की वो रही, इतना बोल के मैं बात को अभी इसलिए ख़त्म करती हूँ कि ये जितने भी मूल्य हैं, है ना, जो हमारी चेतना को विकसित करेंगे, ठीक है ना, तो सब एक दूसरे के पूरक है। आप कोई भी मूल्य से अपना काम शुरू करो, जैसे धीरता अपन समझे, है ना, न्याय के प्रति निष्ठा, आप उसको पकड़ लो, ठीक है ना। अगर ये वाली दृष्टि, भले अभी मेरा आचरण वैसा नहीं है, पर हम प्रयास करें, अभ्यास करें, तो यहाँ अगर धीरता, वीरता, उदारता के लिए काम करोगे तो सुख शांति, है ना, इधर विश्वास सम्मान स्नेह पे काम करोगे तो धीरता वीरता उदारता, धीरता वीरता उदारता से सुख शांति, मतलब सारे मूल्य एक दूसरे के पूरक है ना। कहीं से भी आप शुरू करो, तो ये जितने भी मूल्य हैं ये मानव से संबंधित है, और ये 2 मूल्य प्रकृति से संबंधित है। तो प्रकृति की हर वस्तु की उपयोगिता को अगर हम देख पाएंगे, है ना, और उसको बढ़ा पाएंगे, तो इतना हमको मूल्य शिक्षा में करना है काम। तो होने को बहुत फैलाव है ना, लेकिन अगर हम कोई भी एक कड़ी को पकड़ेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। जी मैम आइए। हाँ नहीं नहीं, आप आइए अब ना, मैं बस ये वाइंड अप ही कर रही थी। संकेत भी, आप लोग भी आगे आ जाइए, आप आइए दीदी। नहीं नहीं, जाना नहीं है अभी, आपको रहना है यहाँ। अच्छा हाँ हाँ, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बस एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, हमारे तक नहीं आ रही है। हेलो संकेत भी आइए आप। हेलो, मैडम को ले आओ ना यहीं पे, 1 मिनट। नहीं आएंगी? हाँ मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो देख लीजिएगा, वो लेट होने के कारण नहीं आ रही होंगी, मैं आ रही हूँ, देख लीजिए, आ जाए तो अच्छा लगेगा उन्हें भी। तो सबको नमस्कार। मैं खुद चाहती थी ये 4 दिन अटेंड करूं, आप सबको भी नमस्कार। और आपका, अनीता जी का और ममता जी का बहुत धन्यवाद कि आज बहुत दिनों बाद मीना दीदी से हमारा मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जिसने सबसे पहले इसको लेके इम्प्लीमेंट किया गया था दिल्ली में, और अरविंद जी ना, और मनीष जी और अरविंद केजरीवाल जी ने इसको बहुत आगे बढ़ाया और बड़े युद्ध स्तर पर दिल्ली में लागू किया। और तब एक जो मॉडल निकल के आया उसको कहा गया कि ये एजुकेशन का बेस्ट मॉडल है इंडिया में। और तब गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों को बेहतर करने की कवायद जो शुरू हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस विचारधारा का। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो शेप बदल रहे हैं, मतलब एकदम सबको स्ट्राइक हुआ कि दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल और ऐसा एजुकेशन का लेवल, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। और तब फिर थोड़ी सी एक सोच बनी और कुछ बेहतरी की तरफ स्कूल आने लगे। मुझे खुशी है कि आपने ये वर्कशॉप अटेंड की, लेकिन आपको मालूम होगा कि अगर एक पत्थर पानी में पड़ा रहता है और उसको आप समय समय पे निकाल के घिसते नहीं हैं तो उस पे काई लग जाती है, और उस काई से उसको बचाने के लिए उसको बार बार घिसना पड़ता है। तो आपने पहली बार केवल परिचय लिया है दीदी से आज, अनीता दीदी ने जो सिखाया। हम लोगों ने पहली बार ये 2005 में या 2007 में करीब, हाँ 2007 में हमने ये कैंप अटेंड किया था, जब बहुत पूज्य बाबा नागराज जी भी थे और उनका दर्शन आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और हम लोग अछोटी में 7 दिन लगातार रहे थे, 8 दिन लगातार रहे थे, और सुबह से लेके शाम 4-5 बजे तक, बल्कि 6 बजे तक भी यही चलता था। और इतना इंटरेस्ट सबको आता था क्योंकि इंसान जिज्ञासु है
उसने बहुत सारे आविष्कारों को तो पढ़ा, पर नेचर का जो बेस्ट क्रिएशन है ये इंसान का शरीर, उसके बारे में कभी जाना ही नहीं। तो ये एजुकेशन आपको अपने बारे में रिसर्च करना बताता है। तो बहुत मज़ा आता था वहाँ। मीना दीदी बहुत प्यार से खाना खिलाती थी सबको वहाँ। इतना बड़ा ग्रुप था और सब इतने प्यार से वहाँ जुड़ के रहते थे। वो मेमोरीज़ आज भी ताज़ा है मुझे। और इसके टच में बने रहिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि ये आपको एक नए एंगल से सोचना सिखाता है। और आप सब ने इसको अटेंड किया, मैं देख रही थी तो मुझे आप सबके नेचर में एक इंटरेस्ट नज़र आ रहा था। एक ऐसा लग रहा था कि आप इन्वॉल्व होके इसमें साथ हैं। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है। इसको आप कभी चाहें तो अछोटी में जाके भी ये शिविर कर सकते हैं। उस समय तो हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी नंद कुमार जी थे, उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि आप ऑन ड्यूटी 8 दिन इस शिविर को वहाँ जाके कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट मुझे अपडेट नहीं पता। तो आप कभी भी अपने परिवार के साथ जाएंगे तो मेरा विश्वास है आपके बहुत सारे झगड़े वहीं ख़त्म हो जाएंगे और एक अच्छी फैमिली बनेगी। तो ज़रूर ऐसा कीजिए। अपने फीलिंग्स की, अपने परिवार की हेल्थ के लिए आप ऐसा ज़रूर करेंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ। और साथ ही एक चीज़ और भी कहूँगी कि आप जब यहाँ से जाएं तो अपने सहकर्मियों को बोलें कि ये अच्छा है करना और आपको भी करना चाहिए, ताकि जो नहीं आए हैं वो भी इस सोच से जुड़ें। और दूसरा, जब आपके पास पालक आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो पेरेंट्स के साथ बच्चों के आजकल सबसे ज़्यादा क्लेश होते हैं। बच्चों को समझना नहीं समझना, आप देखिए कितनी खराब घटनाएं हो रही हैं कि एक बच्ची को वहाँ पे तार लपेट के मार देते हैं दिल्ली में। 3 दिन पहले फिर आया कि एक माँ ने अपने 2.5 साल के बच्चे को पत्थर से कुचल के मार दिया। क्यों? क्योंकि वो जिद कर रहा था मुझे गोद में उठा के ले चलो, और माँ थक गई थी, उठाना नहीं चाहती थी। तो हम इस इरिटेशन पे जा रहे हैं। ये ज़माना मशीनों में और मोबाइल में डूब के इस इरिटेशन पे जा रहा है। उससे अगर लौटाना है तो पेरेंट्स को भी आप बोलिए कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छा समझना चाहते हैं तो कृपया एक बार अभिभावक विद्यालय आए, वहाँ से शेड्यूल पता करें और एक कोर्स ज़रूर करें यहाँ पे। तो अगर पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो शायद वो आपका बेस्ट स्टूडेंट होगा और उसका क्रेडिट पूरा आपके लिए होगा, क्योंकि आपने गाइड किया था। तो थैंक यू सो मच। बहुत आभारी हैं दीदी आपके। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज सुबह मैं आप लोग को जो बोल रही थी कि अछोटी आप लोग है ना, शिविर का जो शेड्यूल बनना है, जो सारी चीज़ हुई है, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की सारे कार्यक्रम को हमारी तरफ से है ना, हमारे ग्रुप की तरफ से जो भैया पूरा सब देख रहे हैं और योजना बना रहे हैं, संकेत ठाकुर भैया जी आज हमारे बीच में हैं। अछोटी से आए हैं आप सब से मिलने भी और आमंत्रित करने भी। तो संकेत भैया जी से सुनते हैं है ना कि पूरे राज्य में क्या कैसे काम हो रहा है और आगे हमारे पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। पहले सुन ले फिर करें। चलो अच्छा, आप लोग का मूल्यांकन पहले कर लेते हैं। ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं कि स्वेच्छा से अब है ना, जो भी आप सब अगर सब आए तो बेस्ट है, टाइम तो है अपने पास अभी। तो आप लोग ना अपना अपना फीडबैक एक बार आके सबको, जो भी आपको लग रहा है कि इस 4 दिन में लिखित जो देना है वो तो अलग है, पर एक बार आप लोग अपनी फीलिंग्स व्यक्त करके, ताकि वो हम सब का फीडबैक होगा, हमको भी लगेगा कि हाँ चीज़ें जा रही है कि नहीं, है ना, या हमको और क्या सुधार की ज़रूरत है। तो एक मूल्यांकन सत्र शुरू करते हैं। तो ठीक है, तो फिर अपन इधर बैठ जाते हैं, है ना। सभी को नमस्ते, मैं ज्योति। यहाँ आने से मेरा हर चीज़ को देखने का नज़रिया ही बदल गया। मैं यहाँ 2 चीज़ों पे फोकस की। एक तो देखने का नज़रिया ये होता है कि हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं, हमारी दृष्टि उधर कभी जाती ही नहीं। जो चीज़ें यहाँ बताई गई, सिर्फ चकाचौंध
उन्होंने ऐसा किया, ये किया, मतलब एक सीमित, हम सिमट के यहाँ आने से पता चला कि हम यहाँ से कितने नीचे हैं। एक तो देखने का नज़रिया, दूसरा हमारे संबंध। मुझे तो लगता है कि अगर हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, चाहे वो सामने वाले का प्रयास हो या हमारा खुद का प्रयास हो, तो सारे समस्या का जड़ तो वही है। चाहे वो संबंध हमारे पेरेंट्स हों, बच्चे हों, हमारे इन-लॉज हों या अड़ोसी पड़ोसी के संबंध हों। तो मैं 2 चीज़ों पे मैं काम करूँगी, एक तो हमारे संबंध और दूसरा देखने का नज़रिया। थैंक यू। और मैं आगे प्रयास करूँगी कि मैं सीखते ही रहूँ, क्योंकि ये तो शुरुआत है। थैंक यू। सबको हरिओम। आज जो क्लास हो रही है चेतना मूल्य, तो मैंने कहा आज सारी प्रॉब्लम, चेतना मतलब समझ, मूल्य मतलब उपयोगिता। आज जितनी भी प्रॉब्लम है समझ और उपयोगिता है। आपसी समझ नहीं है, एक दूसरे के लिए हमें उपयोगिता नज़र नहीं आती, हमारे आसपास पर्यावरण। अगर इस क्लास से आज मुझे पता चला कि आपसी समझ से कितना हम एक दूसरे संबंध, प्रेम भावना बना सकते हैं, ये सारी भावनाएं आ सकती हैं, और एक दूसरे की उपयोगिता समझें, चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे मानव से हो, चाहे जीव जंतु से हो, चाहे शिक्षा से हो। तो इनसे आज मुझे क्लास में मिला। 2 ही चीज़ से मैं बहुत प्रभावित हुई, और ये 2 ही चीज़ मैं जानती हूँ, अगर मानव में समझ और वस्तुओं की उपयोगिता उनको पता हो जाए, तो ये सारी जो ये शिक्षा है जो बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये सही दिशा पे जाएगा और अपनी पूर्णता की ओर जाएगा कि मानव का जन्म क्यों हुआ है और उनका क्या उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं अनीता मैम और चालनी मैम का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करूंगी, क्योंकि ऐसा देखते हैं कि हम वर्कशॉप तो कई अटेंड करते हैं, और हम अटेंड करने के बाद कोई भी टीचर का काम क्या होता है कि अपनी बात को रखना। वो आपने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि हमने बहुत ही अच्छे से अपने अंदर वो चीज़ हम लोग देख पाए हैं, और प्रैक्टिकली भी हमने वो चीज़ मैम को मैंने शेयर किया था कि हमने अभी स्टार्ट कर भी दिया है इम्प्लीमेंट करना। यही चीज़ मैं बताना चाहूँगी जी, जो भी मैंने सीखी, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, यहाँ पे जहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं मेरे से काफ़ी बड़े हैं, और मैं अपने आप को सच में बहुत ही भाग्यशाली मतलब मानती हूँ कि इतने छोटे से एज में इतनी सारी ज्ञान लेके अब मैं अपने आगे के जीवन को और बेहतर बना सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। पहला धन्यवाद मैं हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी। हम लोग गुरुकुल स्कूल से हैं, उन्होंने हमें यहाँ भेजा, और यहाँ आने के बाद मतलब मैं कैसे बोलूँ कि मुझे एक ये सपनों की दुनिया सी लग रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काश कि हम लोग अपने बचपन में ऐसा पढ़े होते हैं। हालांकि हमारा बचपन बहुत अच्छा बीता है, नेचर के साथ बीता है, लेकिन हाँ हमारा जो आज के बच्चे हैं वो इस टाइप से, क्योंकि वो एकदम भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अपने बुढ़ापे में इस टाइप का एक स्कूल खोलूँ और मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊँ। और आपसे आज्ञा चाहूँगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो कभी कभी हम लोग आके अपनी तरफ से यहाँ पे आके क्या बोलना चाहिए उसको, सीखें भी, हाँ नहीं सीखें भी, और उसके अलावा बच्चों के साथ में थोड़ा सा समय भी बिता सकें। जी थैंक यू मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गुरुकुल स्कूल से हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू ये क्लास होते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं मैम। बहुत मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं आप, और मैं चाहती हूँ कि कंटिन्यू ये क्लास ऐसे चलते रहे। मैं और आना चाहती हूँ इस क्लास में अटेंड करने के लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हरिओम। मैं गुरुकुल स्कूल से हूँ, और मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेके जा रही हूँ, जो मैं अपने घर में भी ये चीज़ को लागू करूँगी, अब परिवर्तन करने की कोशिश करूँगी अपने स्वभाव में, अपने परिवार में, अपने बच्चे में, और कोशिश करूँगी अपने आस पड़ोस में भी इस चीज़ों के बारे में बताऊँ। और यहाँ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अनीता दीदी का, जिन्होंने हमें ये 5 दिन में बहुत चीज़ों
अच्छी चीज़ें बताई और अपने जीवन को परिवर्तन करने के बारे में समझाया। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। चेतना विकास शिविर का आज अंतिम दिन है, पर लग रहा है कि ये अंतिम ना हो, ये और चले, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। चेतना विकास का मतलब ही है कि समझ को विकसित करना, ये हमको मानवीय गुणों की ओर ले जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो अनीता मैडम और चार्ली मैडम जी ने सिखाया, हमको जो बताया, यहाँ समझाया, अपने स्वरूप को, हम अभी तक अपने स्वरूप को नहीं जान पाए थे। और हमें ये करना है कि बच्चों की जो भी छोटी सी भी अगर अच्छाई है तो उसको एप्रिशिएट करना है, उसकी गलतियों को हमको बार बार दोहराना नहीं है, तभी बच्चे पे उसका असर पड़ेगा। और यहाँ अनीता मैम जी इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर हमको समझाती है कि बहुत जल्दी वो चीज़ समझ में आ जाती है, जो हमारे इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, लेकिन हम कभी उस पर नज़र नहीं देते हैं। तो वो चीज़ यहाँ आने के बाद हमको समझ में आई है। ओके, थैंक यू। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी को नमस्कार। मैं फुंडहर स्कूल से हूँ और मेरे जो गांव के बच्चे हैं प्यारे प्यारे, उसको इस शिविर के पश्चात और बहुत ही अच्छा बनाऊंगा। मैं अभी तक देख रहा था, जैसे पिछले साल दीदी का शिविर अटेंड किया था हमारे स्कूल में, उसको मैंने शुरू में मैं परिचय देते बताया कि मैंने लागू किया, अपने आप में हंसाते हुए प्रेम पूर्वक पढ़ाया। लेकिन मुझको यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं बहुत अपूर्ण हूँ, और यहाँ पर जो न्याय के बारे में बताया गया छोटे छोटे बच्चों का, तो मैं करने का प्रयास करूँगा दीदी पढ़ाते समय, और उनका ध्यान दूँगा और मेरे फैमिली में भी लाऊँगा, समाज में लाने भी प्रयास करूँगा। धन्यवाद आपको। और सबसे पहली बात और बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी तक कोई भी कीमती चीज़ पाया हूँ ना, उसके लिए कुछ मूल्य चुकाया हूँ। यहाँ तो मुझे अपने आप ही इतना बड़ा सौगात मिल गया है आप लोगों से, उसके लिए भी धन्यवाद। आप सभी को मेरा हरिओम। जैसे कि अनीता दीदी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी इतने कम समय में हम लोगों को दी है। मेरी प्रिंसिपल मैडम का नाम भी अनीता है, अनीता शर्मा, तो अनीता दीदी से तो ज़्यादा ही अटैच है, क्योंकि दोनों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, चाहे ये अनीता दीदी हो, चाहे मेरी प्रिंसिपल मैडम अनीता मैडम हो, उनसे। तो मैं यहाँ ये सीखी कि बच्चों को अगर हम प्रकृति से जोड़ें, है ना, तो वो प्रकृति का मोल भी समझेंगे और उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो आने वाले जितनी भी हमारी समस्याएं हैं वो कम हो जाएगी। थैंक यू दीदी। मैंने यहाँ जैसे देखा कि अगर मानव के भीतर ये धीरता, वीरता, है ना, उदारता, स्नेह, प्रेम, अगर ये सारे गुण आ जाए, मानव क्या, जैसे हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हम में ये सारे गुण आ जाए तो शायद हम और लोगों को भी सुधार सकते हैं। और आज जो ये विश्व में युद्ध चल रहा है ना, शायद ये युद्ध ही बन जाए और ये संसार जो है बहुत खूबसूरत हो जाए, है ना। तो अगर हम सब अगर ये गुण अपने में आप में कर सकें, अगर यही प्रण लगे कि आज से हम भी यही करेंगे, अपने स्कूल में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार में, समाज में, अड़ोसी पड़ोसी में, है ना, सारी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भावना छोड़ दें और ये भावना आसपास से सुधारें, तो धीरे धीरे शायद थोड़ा समाज, परिवार सुधर जाए। और अगर सारे लोग सुधर जाएं तो शायद पूरा ये संसार, विश्व बहुत खूबसूरत हो जाए। थैंक यू। विश्वास, उदारता, सम्मान, है ना। मैं अपने स्कूल की एक छोटी सी घटना बता रही हूँ जो मेरे साथ हुई थी। 8th का एक बच्चा था, उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी दीदी, और पापा ड्रिंक करके गाड़ी चलाने का टाइम, तो उस बच्चे में पता नहीं क्या भरा हुआ था। एक दिन मैंने किसी होमवर्क के लिए बोला उसको, तो वो मेरे से ना मिसबिहेव करने लगा, मतलब अलग से। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, सर भी थे उस समय, है ना, इन लोग को, सर लोग को पता चला, तो मेरे को बोले 2 झापड़ लगाए क्यों नहीं। तो ना मैं कुछ एकदम थोड़ा चुपचाप रही, कुछ नहीं बोली उस बच्चे को, और चुपचाप क्लास से पढ़ा के निकल गई। थोड़ी देर मैंने मनन चिंतन किया कि ये बच्चा ऐसा क्यों किया। तो मैं इस उद्देश्य से पहुँची कि घर में एक माँ जो होती है, जो एक बच्चों को संस्कार देती है, माँ नहीं है, वो संस्कार उसको नहीं मिला है कि बड़ों के साथ हमको क्या करना चाहिए। पापा ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं, पापा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद ये बच्चा इस कारण ऐसा हुआ है।
तो दूसरे दिन ना मुझको कुछ बोली ही नहीं, कुछ भी नहीं बोली। हुआ क्या कि दूसरे दिन उसके घर के पालक, सर आपको याद है, उनके घर के 2-4 पालक आए, सॉरी मैडम मेरा बच्चा ऐसा किया वैसा किया। मतलब इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये क्योंकि मम्मी नहीं है साथ में, और माँ ही सबसे पहले गुरु होती है जो उसको संस्कार देती, और ये संस्कार बेचारे को नहीं मिला है। और वो बच्चा मैं देखी कि जैसे मैं क्लास पे जाती थी वो सिर को झुका लेता था, तो मैं उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन करी ताकि उसको गिल्टी महसूस मत हो कि मैंने मैडम के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों सर याद है ना। तो मतलब मेरे को ये समझ है। ठीक, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू मैम इतनी सारी ज्ञान की बातें हमें सिखाने के लिए जो हम डेली रूटीन में हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ के सीखा पहले दिन ही कि हमको सिर्फ बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी होती है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी होती है। और बहुत सारी ऐसी बातें सीखी जिनको हम उस नज़रिए से देखते ही नहीं थे। मेन हमारा नज़रिया परिवर्तित हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चेतना विकास का जो ये शिविर है, मैंने फर्स्ट बार अटेंड किया और सुना भी पहले है, ऐसा ही लग रहा है, सुना बस था लेकिन कुछ ऐसा भी होता है करके अब इस शिविर में आने के बाद मेरे को पता चला। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे थे कि हम क्या है और हमारे में कौन कौन से जो गुण हैं जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। इस शिविर को अटेंड करने के बाद हमको ऐसा लगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे मूल्य है, प्रेम, हम भौतिक गुणों में इतना उलझे हुए हैं, भौतिक चीज़ों में, कि हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये शिविर के ज़रिए मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने गुणों को भी पहचान पाई और साथ में जो आसपास के जो परिवार, जैसे माता पिता या शिक्षक जिससे हम मिलते हैं, कुछ चीज़ें जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो ये शिविर के कारण मतलब कुछ सोचने समझने या व्यक्ति का व्यवहार कैसे चेंज होता है, ये सब चीज़ें मैं समझ पाई। थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। जब हम आए थे, जब पहला दिन था, तो मतलब कुछ भी पता नहीं था इस बारे में। हमारे स्कूल में मैडम हमेशा बोला करती थी कि वैल्यू एजुकेशन को आप लोगों को फोकस करना है जब आप पढ़ाते हैं, तो लेकिन कैसे करना है ये पता नहीं था। वो यहाँ आने के बाद पता चला। और बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ आने के बाद डेली मतलब घर जाके हम उसके बारे में मंथन करते थे, विचार करते थे यहाँ से जाने के बाद घर में। और मेरे घर में एक छोटी बच्ची है 3-4 साल की, तो उसके ऊपर मैं प्रयोग भी करती थी। तो मैंने 1-2 दिन में अभी ट्राई किया कि उसके साथ मैंने अपने बातचीत करने का तरीका बदला, एकदम प्यार से उसकी बातों को समझ के वो क्या चाह रही है। तो मैंने उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखा। वो मेरे एकदम इर्द गिर्द रहना पसंद करने लगी, मेरी बातों को मानने लगी, सुनने लगी। तो बहुत सारे बदलाव मेरे अंदर यहाँ इन 5 दिनों में आए हैं और मैं अपने आप को एक बेहतर मानव बना पाऊँगी और अपने आसपास भी अपने एजुकेशन जहाँ पढ़ा रही हूँ वहाँ भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। मैं बहुत छोटी हूँ यहाँ पे, बहुत यंग हूँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है लाइफ में। मैं यंग हूँ तो मेरी सोच बहुत अलग है आप सबसे। यहाँ पे आने के बाद लगा कि लाइफ की बहुत कॉमन चीज़ है जिसको लेके शायद हम जैसे लोग बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ओवर एग्जैजरेट करते हैं, बट ये सारी कितनी नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मेरे यहाँ आने के बाद बहुत नज़रिया बदल गया है चीज़ों को समझने का। उसके लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। आज जो मैडम बार बार बोल रही थी ये मानव, हम मानव है, और सबसे पहले अगर मानव में ये धीरता, वीरता, उदारता आ जाए तो हम शायद सभी को बदल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये हम अपने में लाए ना, तो आज हम एक एक करके अगर सब में आ जाए तो हम अपने बच्चे जो है उनको हम ये दे सकते हैं, तो शायद हमारा भविष्य बहुत अच्छा। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज हम यहाँ चेतना विकास कार्यक्रम का आखिरी दिन है। बहुत ही अच्छा रहा ये 5 दिन
और ये जो शिविर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी रहा, और ख़ासकर हम जैसे शिक्षकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। इसमें बच्चों के विकास से जुड़ी नई गतिविधियाँ और विचारधारा को बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत ही अच्छा रहा। हम आगे भी इसकी अपेक्षा करेंगे ऐसे शिविर में जुड़ने की। धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ हमारे नोडल ऑफिसर की, जिन्होंने इतना अच्छा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया। फिर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी की और हमारे सीनियर टीचर्स की, जिन्होंने हमें चुना इस वर्कशॉप के लिए। और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ चानी मैम की, अनीता मैम की, कि उन्होंने इतने अच्छे से समझाया। मैं इस वर्कशॉप से पहले मतलब अंदर से कुछ अतृप्ति मुझे हमेशा रहती थी कि कुछ मिसिंग है। सब कुछ है मेरे पास, अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, लग्जरीज हैं, इनकम है, हर चीज़ है, फिर भी कुछ मिसिंग था कि हाँ ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। शायद मैं बड़ी हो गई हूँ या मेरे से बचपन छूट गया है कि मुझे ऐसा जीना है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है ऐसा मुझे लगता था। लेकिन यहाँ आके समझ में आया कि क्या मिसिंग है और हमने क्या खो दिया है, जो कि मैं अभी भी आपसे शेयर की कि मानव का मानव के साथ संबंध छूट सा गया है। और इस वर्कशॉप से सबसे पहले तो मैं अपने संबंधों पर ही कार्य करूंगी कि मेरे सबसे, समाज से, परिवार से, मेरे छात्रों से, मेरे खुद के बच्चों से पहले मेरा संबंध अच्छा हो, उनकी उपयोगिता को समझूं, उन्हें मूल्य प्रदान करूं, और फिर इस तरीके से मैं अपने आप को शायद तृप्त कर पाऊं और मानव होने का सही मूल्य पहचान पाऊं। धन्यवाद मैडम। सभी को नमस्कार। फिर मैं सौभाग्यशालिनी हूँ कि मुझे फिर से माइक मिल गया। तो ये 5 दिन का जो समय बीता मेरे लिए बहुत ही, मेरे ब्रेन के लिए टॉनिक रहा है। तो जो एक बंधी बंधाई रूटीन में जो हम चल रहे थे, दूसरे के अनुसार भाग के दौड़ के जाना है, इतने समय यहाँ पहुँचना है, यहाँ क्लास लेनी है, ये सिलेबस करना है, तो अपने बारे और अपने अस्तित्व के बारे और उसके औचित्य के बारे में समझने के लिए कभी समय निकाल पाना मुश्किल हो पा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। ज़्यादा नहीं बोलो ना तो बहुत कुछ मिसिंग था। अपने स्तर पर जानने की कोशिश करना और एक समूह में जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, बहुत सारे विचारों का आना और एक सकारात्मक वेवलेंथ में रहकर सोचना, बातें करना, बहुत ये अकेले सोचना और सबके साथ सोचना, किसी विषय पर निष्कर्ष निकालना बहुत आसान होता है और बहुत ही सुखद होता है। तो मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा और मैं ये जान पाई कि चेतना विकास जो है ये मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सहायक है। और एक जब बेहतर इंसान जब बन जाते हैं तो वो हम परिवार, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए हम एक सकारात्मक परिवर्तन करते हैं मानवीय मूल्यों के साथ में, जिसमें शांति है, प्रेम है और आनंद है। थैंक यू। पूरी अभिभावक टीम जिसमें मैम जी हैं, मैं सही बोल रही हूँ कि चारनी मैडम ना, ओके, और पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। इसमें आप सबका बहुत सहयोग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं गुरुकुल स्कूल से आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे कोई नया जीवन मिल गया हो, है ना। एक टीचर होने के नाते मैं बस अपना यही चीज़ स्कूल में मतलब समझा पा रहा था। मेरे को यही लग रहा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब देखने को मिला, सुनने को मिला, तब जाके लगा कि नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी जो है मिसिंग थी। तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी अब बदलना पड़ेगा और मैं बदल के दिखाऊंगा, अपने बच्चों को भी जो है सिखाऊंगा जो यहाँ सीखा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यहाँ आकर के अपना एक आत्म साक्षात्कार जो बोलते हैं वो मुझे प्राप्त हुआ है। तो अनीता मैम, आपका भी, चार्ली मैम, और जो कार्यक्रम जो भी आज इतना दिन तक यहाँ चला, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम।
हरिओम सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल से हूँ। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम शुरू से तो नहीं थे, लास्ट के 3 दिन ही अटेंड कर पाइए, लेकिन यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे कल का जो बात था यहाँ पे मैम बताए थे, उसको बोले थे नर्क और स्वर्ग का एग्जाम्पल देके, तो हम नर्क में स्वर्ग ढूंढ रहे हैं। नर्क क्षणिक सुखों के लिए हम सब में फंसे हुए हैं, गाड़ी, घर, बंगला, रोटी मंगा, जो भी है। तो असली जो सुख है, जो असली जो स्वर्ग है, वो हमारे अंदर है, बस ज़रूरत है उसको पोषित करने का, और वो चीज़ हम नहीं कर रहे। अगर उसको पोषित कर लिए तो हम वाकई में बहुत अच्छे मानव बन सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। थैंक यू मैम। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आना नहीं चाह रही थी, सारे मैम लोग मेरे से अनुग्रह मतलब आग्रह कर रहे हैं कि सामने जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो मैंने भी आ गया है। अरे हम लोगों को पहले स्कूल में सूचना दिए कि यहाँ अभिभावक स्कूल में आना है और चेतना विकास शिक्षा ग्रहण करना है, तो हम लोगों को एक टेंशन सा हो रहा था, चिंता हो रहा था कि धूप में जाना उतना दूर, और फिर स्कूल में सारे काम, बच्चों के रिजल्ट बनाना, और बहुत सारे शासन से दबाव, अभी फिर जनगणना प्रशिक्षण लिए हैं, वहाँ तो और भयंकर दबाव ना। फिर सोमवार तक किए हम लोग, फिर मंगलवार को यहाँ आना है, कौन जाएगा यार, और फिर इतने सारे काम, मतलब बहुत टेंशन लग रहा था। फिर कल सुबह जल्दी हम लोगों को तो ऐसा बोल दिए कि 7:30 बजे पहुँचना। थोड़ा मॉर्निंग में सबको लगता है ना, विशेषकर हम बहनों को तो फिर भी जाना है, आना है। अब मन बनाया, आ गए हम लोग यहाँ, और यहाँ मैम से सुनने लगे, तो ऐसा शिक्षा से हम लोग को हमारे मन दिल हृदय में भर दिए कि और ये होता रहे, और हम लोग रोज रोज सीखते रहे, और आप अपने में भी बदलाव लाएं, अपने परिवार में लाएं। हम लोग टीचर्स हैं सब कोई, तो स्कूल के बच्चों को सिखाएं। हमारे पास तो ऐसे बच्चे आते हैं, मतलब समझ लीजिए हमारे गवर्नमेंट में स्कूल, उन लोगों को हम लोग ऐसा सिखाएं और एक अच्छा आदर्श स्टूडेंट बना देंगे, ऐसा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे ना, हम लोगों को बहुत सुंदर ब्रेकफास्ट की मतलब व्यवस्था थी, जो हम लोग खाकर बहुत तृप्त हो गए हैं, इसलिए सारे हृदय से धन्यवाद। और जो वहाँ जो भाई और बहन जी लोग काम कर रहे, उन लोगों को भी हम सारे टीचर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि हम लोग यहाँ से जो लेके जा रहे हैं उसको देने के लिए। कितनी सुंदर बात ना, मतलब आपके भाव, आपकी खुशहाली, आपकी सब कुछ हम तक पहुंच गई। बहुत ही बढ़िया, खूब बढ़िया, एकदम सच में बहुत ही सुंदर। आइए नमस्कार, मेरा नाम विजेता अग्रवाल है और मेरे छोटे से जो बालक है वो यहाँ पढ़ते हैं। मैं अभिभावक के रूप में मैंने क्लास अटेंड की है। मेरे पास किसी गवर्नमेंट का दबाव नहीं था लेकिन ये है कि
कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। ये मैंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा का शिविर दूसरी बार किया है। जब पहली बार किया तब ऐसा लगा कि सब कुछ ऊपर से निकल गया। एक बंद का मैंने लास्ट अपने जो मूल्यांकन था उसमें ये कहा भी था कि एक बंद कमरा है, उसका अंधेरा दरवाज़ा है, अंधेरा कमरा है, बंद दरवाज़ा, उसमें से एक छोटा सा छेद है, उससे थोड़ी सी रोशनी अभी आई है। इस शिविर में मुझे लगा कि रोशनी का जो मात्रा है, उस रोशनी की जो है वो बड़ी है थोड़ी, तो उसे कुछ ना कुछ समझ में आया। 5 दिन के शिविर में हमने पहले सीखा कि व्यवस्था, चारों व्यवस्था है, उन दोनों सभी व्यवस्था का आपस में संबंध क्या है। फिर हमने सुना कि कहाँ कहाँ परेशानियाँ हैं। फिर लास्ट के भी 2 दिन में मैम ने बताया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इन सब चीज़ों को लेके मैं एक कहना चाहिए कि कंक्लूजन्स भी निकली हूँ कि आई हूँ कि जैसे बचपन से हमें कहा गया है ना कि जैसे हमारे जो वेद पुराण, और जैसे आप अग्रवाल फैमिली से, हिंदू धर्म से हूँ, तो कहा गया कि कण कण में भगवान है। तो शायद वो हमारे दिव्य पुरुष हमें यही कहना चाहते थे कि कण कण में भगवान है। वो इसलिए कहा उन्होंने कि जिस तरीके से हम भगवान के प्रति ये सारे भाव रखते हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, हम भगवान के प्रति ये सब रखते हैं। तो उनका कहना यही था कि मानव, प्रकृति, जीव, मतलब चारों व्यवस्था के लिए भी आप यही भावना रखो। तो उनका सार यही था कि कण कण को भी आप उसी तरीके से वैल्यू दो, उनकी उपयोगिता को उसी तरीके से समझो जिस तरीके से आप भगवान को मानते हो, जिस तरीके से सम्मान आप भगवान का करते हो। जैसे आप ना भगवान का शोधन करते हो, ना भगवान से आप किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करते हो, डरते हो कि मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि डरो, लेकिन शायद उसका कहने का अर्थ उस समय भी उन्होंने इसी तरीके से समझाने की कोशिश की होगी मानव को, लेकिन मानव समझ नहीं पाया। तो उसे फिर भगवान से जोड़ दिया गया कि मैं किसी की आस्था को नहीं हतित करना चाहूँगी, लेकिन मैंने जो फील किया वो लगा कि उसे जोड़ दिया कि कहीं से तो समझो तुम। तो ये चीज़ में है इस 5 दिन के शिविर में। और थैंक यू की तो मैं क्या ही बात करूँ भाभी जी लोगों को कि मेरी तो पूरी, मेरे जीवन को ही चेंज कर दिया इन्होंने, क्योंकि मेरे जो बेटा जी में जो बदलाव है वो यही संभव था और कहीं संभव नहीं है। देखने का नज़रिया बदल गया, संबंधों के प्रति नज़रिया बदल गया, मानव के प्रति नज़रिया बदल गया। जैसे पहले मैंने इन संबंधों को इस तरीके से जांचा ही नहीं था कि कैसे कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्यों बोल रहा है, क्यों कर रहा है। अब समझ में आया कि वो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और आपका तो मैं कितना भी आदर करूँ कम है मेरे लिए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसे इस बार आपके वो जैसे फूहन क्या नाम था, फुंडर नोडल से हुआ ये, तो मैं चाहूँगी कि ये रायपुर के हर नोडल में ये शिविर हो। तो भैया अगर आप प्लीज़ हर नोडल के लिए आप ये शिविर ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि हम अभिभावक लोग के लिए तो अच्छा है ही है, और इससे टीचर्स तक बात जाएगी, नेचुरली है, टीचर्स से अभिभावक तक जाएगी। तो आज के समाज को देखते हुए, आज की बच्चों की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि ये शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, अब मैं संकेत भैया को बुलाऊंगी, है ना। हमारा सारे बहनों का फीडबैक और आगे की योजना और क्या हम लोग, आइए संकेत भैया जी। अभ्युदय संस्थान अछोटी के बारे में जो मैं आप लोग को बता रही थी, है ना, यहाँ से 25 किलोमीटर में है, और उस संस्थान में मुख्य रूप से संकेत भैया जी और बहुत सारे परिवार हैं, है ना। तो हम सबका एक समूह है जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा को समझने और समझाने में लगा हुआ है। तो आगे की योजना के लिए धन्यवाद अनीता दीदी। आप सभी का नमस्कार। आप लोग का मूल्यांकन सुनने का सुखद अवसर मिला हम लोग को, और जैसा हमेशा हमारे साथ होता आया है वही सुनने को मिला कि अधिकांश लोग की यही इच्छा रहती कि हम ज़बरदस्ती आए थे और बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग अछोटी में बोला करते हैं कि ज़बरदस्ती आते हैं और ज़बरदस्त होकर जाते हैं। तो जब भी शिविर होता है तो ये स्थिति हमेशा बनती है कि बहुत दबाव के साथ भेजा जाता है, बहुत अनिच्छा के साथ आते हैं, बहुत ही
अनचाहा रहता है, छुट्टियों में क्यों भेज दिए हमको, बड़ी कॉमन सी शिकायत रहती है। अच्छी खासी छुट्टियां चल रही थी, हमको जबरदस्ती धकेल दी यहाँ पे। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति मैं कहूँगा कि शिक्षा जैसी वस्तु को लेकर भी एक दबाव बनता है, और ये दबाव अभी का नहीं है, जन्म से दबाव बनता है। पढ़ लिख लो, कुछ काम आएगा, पढ़ लिख लो, नवाब बन जाओगे। लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब पहले के दौर में तो एक समझदार, एक अच्छा इंसान बनाने का था। आज के दौर में अच्छा इंसान परिभाषित नहीं हो पाया। अच्छे इंसान का मतलब अच्छा पैकेज बन के रह गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य कि शिक्षा नाम की वस्तु रोजगार का जरिया बनकर रह गई है। शिक्षा का लक्ष्य रोजगार दिलाना मात्र तो नहीं है ना। शिक्षा का मतलब तो समझदार बनाना होता है। तो समझदारी कहीं कोने पे टिक गई, और जैसा कि अनीता दीदी ने आप लोग को पिछले 5 दिन में बताया है, मैं समझता हूँ कि आप तक वो बात पहुँच ही गई अच्छे से। आप लोग को सुनकर ऐसा लग ही रहा है कि शिक्षा का लक्ष्य समझदार इंसान बनाना है, और समझदार इंसान बनाने को परिभाषित नहीं किया जा सका। श्रद्धेय नागराज जी ने मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से चेतना विकास मूल्य शिक्षा को एक ऐसा स्वरूप दिया है जिसके द्वारा 5 दिनों में आप सबको महसूस हो ही गया होगा कि ये शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसा लगता है ना आप लोग को? तो आपसे बस यही अनुरोध है कि आप लोग अपने फीडबैक में ऐसा कुछ लिखिए कि इसकी आवश्यकता सरकार को महसूस हो। हम लोग अपनी ओर से कोशिश करते हैं ही। 8 से करीब 15 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में शिक्षा के मानवीकरण के लक्ष्य को लेकर एक अभियान प्रारंभ हुआ था, और प्रतिवर्ष देश के अनेक शिक्षकों को, प्रदेश के अनेक शिक्षकों को शिविर के लिए भेजा जाता था अभ्युदय संस्थान अछूटी में। और वहाँ जिनका मन करता था कि नहीं, इस दर्शन को, इस शिक्षा को और गहराई से समझना है, वो फिर 1 साल के लिए हमारे पास रहते थे। 1 साल, महीने में 15 दिन अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहाँ पोस्टिंग रहती थी वहाँ जाते थे, और 15 दिन अभ्युदय संस्थान में रह के अध्ययन करते थे। और ऐसे शिक्षकों का समूह प्रतिवर्ष अभ्युदय संस्थान में आता रहा। आज लगभग 300 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा को बहुत गहराई से समझा है, और वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप में से अधिकांश लोग, मैं समझता हूँ, कुछ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी आए ना, और हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के कितने, जरा हाथ उठा सकते हैं क्या? नहीं, काफी आप लोग। क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि आप अपनी तनख्वाह का अधिकांश हिस्सा अपने विद्यालय को बेहतर करने में लगा दें? ऐसी कोई प्रेरणा मिल पाई कभी? शायद नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे लिए विद्यालय तो हमारी नौकरी का जरिया है। बुरा मत मानिएगा, मैं भी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और नौकरी छोड़कर आज हम लोग एक विद्यालय में पढ़ाते हैं। दीदी लोग कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं थे, और इन्होंने अपने घर के कामकाज से हटकर शिक्षा को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमको लगा शिक्षा अनिवार्य चीज हो चुकी है, बच्चों को सही शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। और इस कदर अनिवार्यता महसूस हुई कि हम सब, चाहे चानी बहन हो, चाहे अनीता दीदी हो, चाहे मीना भाभी हो, चाहे ममता भाभी हो, घर के कामकाज, आप लोग को किसी को जरूरत नहीं है कोई नौकरी करने की, जो हमारी बहनें हैं, लेकिन इनको महसूस हुआ कि शिक्षा सबसे जरूरी काम है जिसे किया जाना चाहिए। और ये अभिभावक विद्यालय रायपुर में स्थापित हुआ 2011 में। क्यों ऐसा हुआ, इस बात को मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हम सबको ऐसा लगा कि शिक्षा के माध्यम से एक स्वस्थ समाज खड़ा हो सकता है, जिसमें हमने अपनी ओर से अपना तन मन धन सब कुछ लगाने का प्रयास किया। तो हमारी अपेक्षा तो एक अच्छे समाज की है। तनख्वाह पाने की नहीं रही, हम लोग सब शिक्षा से पढ़ाते हैं विद्यालय में। आप लोगों के साथ एक सुखद स्थिति है कि इस बात के लिए आपको पैसे भी मिलते हैं, लेकिन जरूर आपके भीतर कोई कष्ट भी होता होगा कि शिक्षण प्रणाली में कुछ ऐसा दोष आ चुका है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं।
बच्चे मन नहीं लगाते, अभिभावक ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स से भी आपको शिकायत होगी कि कुछ ज़्यादा तेज आवाज़ में आप बोल देते होंगे तो शिकायत आ जाती होगी कि आपने मेरे बच्चों को डांटा क्यों। अगर एक आध झापड़ किसी ने रसीद कर दिया तो फिर क्या हालत होती होगी आप लोग को मालूम अच्छे से। तो ये जो वातावरण इस तरह बिगड़ा हुआ है, इस बिगड़े हुए वातावरण को सुधारने की जिम्मेदारी सबसे पहले शिक्षक की है, उसके बाद अभिभावक की है, पेरेंट्स की है। इसलिए अभिभावक विद्यालय इस अर्थ में काम करता है कि अभिभावक ही शिक्षक बन जाए, शिक्षक ही अभिभावक बन जाए, दोनों स्थिति की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों के लिए, यानी सचमुच थोड़ी सी जेलसी होती है हमको, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, जेलसी होती है। आप लोगों को पढ़ाने के पैसे भी मिलते हैं, हमको तो नहीं मिलते। आपके पास पूरा अवसर है, आपके हाथ में है बच्चों को पढ़ाना, आप कैसे पढ़ाना चाहते हैं। यानी आपके पास में जो बच्चे आ रहे हैं उनके भविष्य को बनाने का सबसे बढ़िया अवसर उपलब्ध है। इस अवसर को गंवाने ना दें। चेतना विकास मूल्य शिक्षा एक ऐसी वस्तु हम सबको मिली है जिसके माध्यम से बहुत अच्छे बच्चे तैयार किए जा सकते हैं। अभी बहन जी बता रही थी आपने 2 झापड़ किसी ने सुझाव दिया था और आपने नहीं दिया। ऐसा क्यों? बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि एक माँ होने के नाते आपका मन कभी नहीं करेगा किसी बच्चे को मारने का, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती है तो बच्चे को मारना नहीं है। दीदी ने बहुत अच्छे से समझाई होगा, मुझे पूरा विश्वास है। दीदी बहुत अच्छे से शिविर लेती है, अनीता दीदी, चानी बहन दोनों बहुत अच्छे से लेती है। बस इतनी सी बात है, समझ में आ जाए, बच्चा हमें स्वीकार ले कि ये मेरे कुछ अच्छाई की बातें करते हैं। आज भी हमारे जो बेस्ट टीचर हैं हम कभी नहीं भूल पाते ना उनको। हम सब इतने बड़े हो चुके हैं, हम सबको अपने बेस्ट टीचर याद है। उसमें क्या याद है? उन्होंने जो पढ़ाया वो याद है या उनका आचरण याद है? उनका आचरण याद है। तो शिक्षक का आचरण ही सबसे इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम का पार्ट है ना। तो उस अर्थ में देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने तक, शहर-शहर में हर स्कूल तक पहुंचाने का। तो शुरुआत एक बार फिर से नई शुरुआत हुई है और आप सबसे बस यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने साथी जो आपके मित्र शिक्षक हैं उन तक इस बात को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर बार हम हर शिविर के अंत में जरूर सुनते हैं कि काश ये चीज़ हमको पहले मिल गई होती। सबको ही महसूस होता है। तो क्यों ना इस अवसर को सुखद अवसर में बदला जाए और हम अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की सरकार, यानी सपने तो सब देखते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, बट कैसा विकसित भारत बनाना है? आज का भारत तो कोई नहीं देखना चाहता जैसा है। आज की युवा पीढ़ी से लगभग सभी को शिकायत ही है, शिकायतों से सब भरे हैं ही। यही युवा पीढ़ी कल को बुजुर्ग होने वाली है, यही विकसित भारत बनाएंगे तो कैसा विकसित भारत रहेगा? तो विकसित भारत का लक्ष्य तो प्रधानमंत्री जी ने भी तय करके रखा है, लेकिन 20 वर्षों में हमारे पास एक अच्छा अवसर उपलब्ध हो गया है कि नई शिक्षा नीति में जिन मानवीय मूल्यों को समाविष्ट करने की बात कही गई है उसके लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम है। हम सब इसे अपनाकर देख चुके हैं, देख रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से विद्यालयों में सतत प्रयोग जारी है और हम तो गाँव में बच्चों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। आमतौर पर शिकायत आती है गाँव के माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं है। अछोटी में करीब 8 गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अछोटी में भी अभिभावक विद्यालय है, वहाँ भी गांव के बच्चे आते हैं। उन बच्चों से मिलकर देखिए, कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें हमने सिखाई है बस बच्चों को, संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन। आज उनकी भाषा में जो परिमार्जन हो चुका है वो अभूतपूर्व है। वो माता पिता हमारे पास आके बोलते हैं कि गर्मी की छुट्टी में ननंद के बच्चे आए थे, देवर के बच्चे आए थे, उनकी भाषा एकदम अलग थी, हमारे बच्चों की भाषा अलग थी। तो ये बड़ा साफ दिखाई देता है। तो आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने 7 दिन का शिविर किया। मैं बस आपसे प्रस्ताव देना चाहता हूँ, 5 दिन का शिविर जो है, आगामी 3 शिविर और होने वाले हैं। अगर आप में से किसी का भी मन हो तो जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको कोई बात छू गई है, हम लोग इस बात को बार बार बोला करते हैं, यहाँ जो बताया गया है वो बच्चों के लिए नहीं है, वो आपके लिए है। वो आपकी जरूरत बन जाए तब तो शिविर की सफलता कहलाएगी। अगर इससे हम ये बोल दें कि बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है तो ये आधी अधूरी बात है।
बच्चों से कहीं ज़्यादा जरूरी हमारे लिए है। तो मेरी ज़रूरत बन जाए इसको समझना। आपके मन में बात आए कि अगर अगला शिविर कुछ हो रहा है तो उसकी सूचना मिले, तब जरूर जाने का प्रयास करें, तब तो ये शिविर सफल हुआ। तो आने वाले समय में 3 शिविर होने को हैं। एक शिविर है 3 से 9 मई। जैसे कुछ बहनों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की अपने परिवार के साथ आना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं आप अछोटी में। अभिभावकों का भी शिविर होगा और बच्चों का भी होगा। समर कैंप है, बच्चों का समर कैंप जो साथ में बच्चों का भी है। बच्चों का अलग होता रहेगा, बड़ों का अलग होएगा। तो जो भी बच्चों से जाना चाहे वो 3 से 9 मई आ सकते हैं। ये एक शिविर है 3 से 9 मई को, समर कैंप, बच्चों का शिविर और उनके पेरेंट्स का शिविर, दोनों अलग अलग चलेगा। क्लास 5 से क्लास 10 तक के बच्चे, 10 से 16 साल के बच्चे, 10 से 16, मतलब बच्चों का भी है। लेकिन बच्चे अकेले नहीं आएंगे। हम लोग बहुत स्पष्ट इस मामले में, बच्चे अपने माता पिता के साथ आएंगे तभी अलाउड है। खाली बच्चों का शिविर नहीं, बच्चों और उनके माता पिता का शिविर है। परिवार शिविर लिख देती हूँ। जी जी। तो इसमें बच्चों को भी 2 घंटे के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा की कुछ बिंदु हमारी दीदी लोग ही बताएंगे अच्छे से, कैसे विद्यालय में पढ़ाया जाता है। उसकी चर्चा रोज सवेरे 2 घंटे होगी 9 से 11। तो बच्चों को समर कैंप में चेतना विकास मूल्य शिक्षा बहुत ही सरल सहज भाषा में बताया जाएगा, और साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो उनके संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन को मजबूत करती हैं, वो गतिविधियाँ ड्राइंग की है, पेंटिंग की है, संगीत की है, नृत्य की है, वो सब गतिविधियाँ बच्चों को हम सिखाएंगे। दूसरा शिविर होगा 9 से 16 मई को। 9 से 16 मई का जो शिविर है वो युवा शिक्षकों के लिए है। ऐसे टीचर्स जो बीएड, डीएलएड किए हैं और अभी टीचिंग को प्रोफेशन के रूप में अपनाने जा रहे हैं, उनके लिए 9 से 16 मई को शिविर होगा, युवा शिक्षक शिविर है। और 17 से 23 मई को उन लोगों के लिए शिविर है जो कि जैसे आप लोग हैं, एक बार आप शिविर कर चुके हैं, आपको थोड़ा इसका एडवांस लेवल समझना है कि कैसे हम नई शिक्षा नीति में जो बातें कही गई हैं उसको कैसे समाविष्ट कर सकते हैं। तो मूल्य शिक्षा को थोड़ा और गहराई से रखने की बात होगी। वो शिविर होगा 17 से 23 मई को। तो इसमें सारे शिक्षकगण, साथ ही जो भी अन्य लोग हैं हम उनको भी आमंत्रित कर सकते हैं, उसकी चर्चा होगी। और चौथा शिविर सबसे महत्वपूर्ण, मैं आप लोग से जरूर आग्रह करूंगा, जो रायपुर में ही होने जा रहा है 6 से 13 जून को। 6 से 13 जून को ये एडवांस लेवल का शिविर होगा। लेकिन ये शिविर वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले किए हैं, क्योंकि ये एडवांस शिविर है। निरंजन धर्मशाला में होगा यहाँ, है ना? पर जो 1-2 शिविर कर चुके हैं वही समझ पाएंगे, उन्हीं के लिए होगा। ये तीनों शिविर अछोटी में होंगे शुरू के, ये रायपुर और आगे की मैं बात बता दूं आप लोग को, एक छोटी सी रेसिडेंशियल है वो। जी हाँ, रेसिडेंशियल है और रहने की पूरी व्यवस्था है, भोजन, रहना, खाना पूरा रहेगा। सवेरे 9 बजे से सारी एक्टिविटीज चालू हो जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा वातावरण है। आपको अगर छोटी का शिविर करना होगा तो आप किससे कांटेक्ट करें? रायपुर का वो चंद्रशेखर भैया कोई दे दें? हाँ, चंद्रशेखर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तीनों शिविर जो है अछोटी में रेसिडेंशियल है, और खाने का चार्ज वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल लेते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन खाने का जो चार्ज लेते हैं अपन, वो सिर्फ 150 रुपये है। तो शिविर तो टोटल निःशुल्क होता है, रहना भी निःशुल्क रहता है। सिर्फ भोजन का जो लागत मूल्य है, जो लागत खर्च आता है 150 रुपये, वो हम लोग चार्ज करते हैं। तो तीनों शिविर में खर्च जो है 150 रुपये रहेगा प्रतिदिन का। तो आप सभी से आग्रह ये कि अगर आपको कोई बात छू गई हो, इन 3 में से किसी भी एक शिविर को जरूर अटेंड करें, और इसके बाद जो जून का शिविर है वो रायपुर में ही है, उसमें आने का प्रयास करें। ठीक है ये? और आप लोग को मूल्यांकन पत्र प्रस्तुत करना है तो भी आके बता देंगे पूरा। ये दीदी आप बताइए 4 दिन। आपको एक परिचय शिविर अभी आपका जो हुआ है, ये परिचय का भी प्रारंभिक हुआ है। अभी मैं समझता हूँ दीदी आप अच्छे से बता पाएंगे, है ना? एक मतलब अभी ना पूरा शिविर नहीं बोलेंगे इसको। तो अगर आप ये पूरा शिविर एक कर लोगे ना इन 3 डेट में से,
तब फिर आप 6 से 16 में कर पाओगे। नहीं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगे। और वैसे ही आप लोग एक दिन देखने आ ही सकते हो, है कि नहीं भैया? आप लोग सब जून वाले शिविर को एक दिन देखने आ सकते हो। अगर आपको लगेगा कि आपको लग रहा है अच्छा तो बैठना। वही नहीं, ये चारों ऑप्शन है आपके पास, जैसा आप लोग नहीं है। हाँ नहीं, वो तो हम लोग बना रहे हैं पूरा नाम। आप लोग के सबके नाम रजिस्टर में है ना? एक व्हाट्सएप ग्रुप तो रहेगा ही, उसमें आगामी शिविर आता रहेगा। आप लोग को जिसको जब सुटेबल होगा कर ही लेंगे, है ना? और आप लोग का सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ, आप लोग जो फीडबैक दोगे, है ना, मतलब ये फीडबैक इतनी जिम्मेदारी से देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फीडबैक से सरकार योजना बनाएगी। अगर आप लोग के लिए सरकार योजना बनाती है तो वो काम करना आप लोग के लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि आप उनके द्वारा जाओगे, है ना? तो सरकार मतलब अपनी नौकरी में रहते हुए भी करने का अवसर आपको मिलेगा। तो आप लोग के फीडबैक के हिसाब से, है ना, ऐसा ही है ना संकेत भैया जी? तो हो सकता है कि आगामी कभी छुट्टियों में आप लोग का फिर अवसर हो जाए, ठीक है? दूसरा कारण है व्यक्तिगत आने का, तो आगामी शिविरों की सूचना रहेगी। और अपना जो नोडल का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, अगर हमको लगा कि इसमें से कुछ पॉइंट पे हमको और क्लियर होना है, तो हम लोग कभी भी छुट्टी में एक दिन के लिए भी 4 घंटे के लिए मिल सकते हैं। अपन उसमें डेट फिक्स कर लेंगे मिलके, है ना? चाहे भले ना आधे लोग आए, बात संख्या की नहीं है, बात आपकी जिज्ञासा की है। 10 लोग भी होंगे तो हम तो करेंगे, है ना? तो सुबह से 9 से पूरा 6 तक रहता ही है, 5-6 बजे तक। और चूंकि आप वहाँ रहते हो तो रात तक चर्चा चलती है 10-11 बजे तक। मतलब इतना सुंदर वातावरण बनता है वहाँ पर कि सब आपस में एक दूसरे से खूब चर्चा करते हैं। ग्रुप सीटिंग भी होती है ना? वैसे क्लास में 9 से 6, 5-6 जो भी तय होता है। फिर वहाँ पर सब परिवारों के पास जाने का भ्रमण भी रहता है ना? वहाँ सब लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे इस चीज़ से जुड़े, तो काफ़ी अच्छा एक वो बनता है। तो कोशिश करना, है ना? नंबर लिख दिए ना? ये कांटेक्ट नंबर है। आप लोग को कोई भी शिविर करना होगा तो ये भैया से नंबर ले सकते हैं, मतलब इनसे बात कर सकते हैं। और वैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आ ही जाएगा।